तो हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की संपन्नता के क्या कारण है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक बार उस स्लाइड्स को देख लेते हैं कि ये सारे कारण होते हैं किसी स्थान के जैव विविधता के। पढ़ चुके हैं तो हम लोग प्रकाश, जहाँ प्रकाश अधिक होगी जैव विविधता अधिक होगी, तापमान जहाँ अधिक होगा वहाँ आर्द्रता अधिक होगी, वर्षा भी अधिक होगी, जैव विविधता भी अधिक होगी। ठीक है। ऊंचाई अधिक अधिक होगा तो तापमान कम होगा, आर्द्रता कम होगी, वर्षा कम होगी, जैव विविधता कम होगी। ढाल होने से अपरदन क्रिया होगी, जैव विविधता वहाँ पर कम होगी क्योंकि यहाँ जमीन पर खनिज का अभाव होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ बाकी के कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता भी कम होंगे या ना के बराबर होंगे। खनिज जहाँ अधिक होगा पोषक पदार्थ अधिक होंगे, पेड़ पौधे वहाँ अधिक होंगे, फलस्वरूप उससे रिलेटेड जितने भी जीव जंतु की संख्या भी अधिक होगी। तो खनिज से जैव विविधता अधिक होगी। खुलापन भी जैव विविधता को प्रभाव डालता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इनमें से कुछ पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इस प्रश्न का हम लोग समाधान करते हैं। ओके, चलिए। 1 नंबर, इस क्षेत्र में अधिक जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण है उच्च तापमान एवं आर्द्रता। तो उस कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता का प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि उच्च तापमान एवं आर्द्रता। ज़्यादा तापमान है, आर्द्रता अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, इसलिए यहाँ जैविक विविधता अधिक होगी। ऐसी कंडीशन तो भूमध्यरेखीय जलवायु में भी पाई जाती है, लेकिन वहाँ यहाँ के तुलना से यानी उस कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना से कम जैविक विविधता वहाँ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सालों भर लगभग एक सा मौसम रहता है। कभी भी तापमान वहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता है। लेकिन उस कटिबंधीय क्षेत्र जो हैं वहाँ विभिन्न तरह के जलवायु पाए जाते हैं, फलस्वरूप विभिन्न तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ओके, आते हैं 2 नंबर, जलवायु के विचार से उस कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक स्थिर है। अब किसी स्थान का जलवायु ज़्यादा स्थिर होगा तो वहाँ पर जो जीव जंतु है वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेगा, और ढाल लेने के वजह से अपने आप को उस रूप में ढाल लेने की वजह से वह उसके प्रिय जगह या पसंदीदा जगह हो जाएगा, और इस तरह से वहाँ उनकी प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी। इस कारण उस कटिबंधीय क्षेत्र में जीवों को एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहने की सुविधा मिलती है। शीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु में अनेक बार परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार उस कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। 3 नंबर, उस कटिबंधीय क्षेत्र के जीव बहुत दिनों से एक ही स्थान पर रहने के कारण वे पर्यावरण से अनुकूलन कर पाया है। अनुकूलन मतलब वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इस तरह से ऊपर से इसका कुछ मेल है। 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर होना चाहिए। उस कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, और हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में अधिक होगी, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होने से पेड़ पौधे बढ़ेंगे। पेड़ पौधा अगर होगा तो वहाँ शाकाहारी जीव भी मिलेंगे, अशाकाहारी जीव अगर अधिकता है तो वहाँ मांसाहारी जीव भी मिलेंगे, और फिर उस मांसाहारी जीव को खाने वाले टॉप क्लास के और भी जीव होंगे। इस तरह से पेड़ पौधा पर निर्भर करता है किसी भी स्थान के जैविक विविधता। तो प्रकाश होने से वहाँ प्रकाशीय क्रिया की वजह से वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, पेड़ पौधों की विविधता होगी। यही प्रॉब्लम भूमध्यरेखीय जो जलवायु है, भूमध्यरेखीय जलवायु में ये समस्या देखी जाती है कि वहाँ प्रकाश तो अधिकता है लेकिन धरती तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं छतरी नुमा कि उसके प्रकाश को नीचे आने नहीं देता है। तो जो छोटे छोटे पौधे पनपते हैं ठीक से पनप नहीं पाते हैं प्रकाश के अभाव में। वरना वहाँ तो आर्द्रता भी अधिक है, ताप भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, फिर भी वहाँ के तुलना में उस कटिबंधीय क्षेत्र में जैविक विविधता अधिक है। इसके 2 कारण हम लोग यहाँ देख सके। एक है अत्यधिक प्रकाश, माने प्रकाश का अच्छे से मिलना, और दूसरा देख रहे हैं यहाँ पर कि यह कई तरह की जलवायु मिलते हैं। जैसे भूमध्यरेखीय जो जलवायु है, भूमध्यरेखीय जलवायु में सालों भर लगभग एक सा मौसम है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मौसम हो जाते हैं। जैसे शीत ऋतु होते हैं, ग्रीष्म ऋतु हो जाते हैं, वर्षा ऋतु होते हैं। फलस्वरूप जीवों की विविधता अधिक होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उस कटिबंधीय क्षेत्र में
जैव विविधता क्यों अधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैविक विविधता को संरक्षित करने के कौन कौन से उपाय, कैसे जैव विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि जैविक विविधता का संरक्षण अगर नहीं होगा तो सभी पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के ऊपर या वनस्पति के ऊपर एक समस्या आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जैविक विविधता को संरक्षित करना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम मनुष्य ही सभी प्राणियों में बुद्धिजीवी हैं। फलस्वरूप अपने तरीका से जैविक विविधता को संरक्षित करने का उपाय हमें ही करना है इस पृथ्वी को बचाए रखने के लिए। इसके लिए मुख्यतः दो तरीका अपनाए जाते हैं, एक है इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरी है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू का मतलब यह हुआ कि स्वस्थानीय संरक्षण। जब जीव एवं वनस्पति जाति को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे स्वस्थानीय या संरक्षण कहा जाता है। मतलब किसी जीव को उसी के स्थान पर, अर्थात जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो प्रजनन क्रिया कर रहे हैं, उसी क्षेत्र को बाउंड्री देकर घेर देंगे और मनुष्य का प्रवेश निषेध कर देंगे वहाँ, तो वहाँ एक तरह से उस जीव जंतु का संरक्षण हो जाएगा, वहाँ शिकारी भी नहीं पहुँच पाएंगे और उसी क्षेत्र में सुरक्षित रहेगा। उनको स्थान परिवर्तन नहीं किया गया, उसी जलवायु में रख दिया गया। जैसे नेशनल पार्क इसका उदाहरण है। अर्थात जीवों को उसी के वास स्थान पर संरक्षित करना ही इन सिटू कहलाता है। उसके बाद ठीक इसके विपरीत एक्स सिटू में क्या होगा? एक्स सिटू में होगा क्या? जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र से हटाकर अन्य संरक्षित किया जाए। मतलब देख सकते हैं यहाँ चिड़ियाघर है, एक्चुअली ये तो इनके वास स्थान नहीं है जीवों का, ठीक है, तो इसको किसी और स्थान से ला करके यहाँ पर रखा गया। ऐसा क्यों किया जाता है कि जहाँ वो पहले ये रहते थे वहाँ पर जातियों पर कई तरह का खतरा हो सकता है, आने वाली है या खतरा अब भी थी, इसलिए उसे यहाँ संरक्षण के लिए यहाँ रखा गया। क्या क्या हो सकता है? प्राकृतिक विपदा हो सकता है, शिकारी हो सकते हैं, या फिर वहाँ के जनजीवन खत्म होने की वजह से वहाँ इन जीवों की समस्या होती होगी रहने में, इसलिए इसको चिड़ियाघर में लाकर रखा गया है। यानी उसके वास स्थान से हटाकर किसी और स्थान में संरक्षित किया गया है। इसे हम लोग कहते हैं एक्स सिटू। एक्स मतलब बाहर कर देना, अर्थात उसके वास स्थान से हटा देना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है। अब आते हैं हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन के कौन कौन से और तरीके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड सेंचुरीज है एंड सेक्रेट फॉरेस्ट काजेस है। इसके बाद एक सिटू के भी कई तरीके हैं। तो बायोस्फीयर पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? तो देखिए बायोस्फीयर होता है क्या है कि मान लीजिए कि एक सुंदरबन है। एक्चुअली सुंदरबन भी आपका बायोस्फीयर के रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो कल्पना कीजिए कि एक सुंदरबन है, ओके। सुंदरबन के जो बीच वाले भाग है, ये बीच वाला भाग को कोर एरिया कहा जाता है। कोर एरिया एक तरह से संरक्षित इलाका होता है। ये निगरानी के लिए रखे गए हैं, माने इस इलाके को निगरानी के लिए, वहाँ के जीव जंतु तथा पादप जगत के निगरानी के लिए ये सेक्टर होता है। यहाँ पर मानव प्रवेश निषेध होता है, पर्यटन भी निषेध होता है, या किसी तरह का पर्यटन नहीं होता है, मनुष्य भी नहीं जा सकते हैं, ओके। तो वैज्ञानिक लोग जाते हैं अपना कुछ रिसर्च के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ से निगरानी किया जाता है इस पूरे क्षेत्र को, इसको कोर एरिया कहा जाता है। दूसरा होता है बफर जोन। दूसरा देख रहे हैं व्हाइट कलर से जो बॉर्डर पड़ा है, ये बफर जोन है। ये बफर जोन क्या होता है? बफर जोन कोर जोन के बाहरी भाग है, जहाँ पर अनुसंधान होते हैं। वैज्ञानिक खोज के लिए भी इस इलाके में रहते हैं, वैज्ञानिक लोग वहाँ रहते हैं। शिक्षण इससे संबंधित, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो छात्र लोग बोटानी पढ़ते हैं, जैव जगत से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, वो रिसर्च के लिए भी यहाँ आते हैं, देखने के लिए भी यहाँ आते हैं। तो एक शिक्षा का मतलब उन विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा का परिवेश यहाँ पर मिलता है, जीव जंतु और पादप को समझने के लिए। उसके बाद पर्यटन, इस क्षेत्र में पर्यटन यानी जो घूमने जाया करते हैं पर्यटक लोग, इस क्षेत्र में ही घूमा करते हैं, कोर एरिया में नहीं। उसके बाद सबसे पहाड़ी भाग जो होता है, सबसे पहाड़ी भाग को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशन में संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण मतलब मिश्रित। अब किस चीज़ का मिश्रित? यहाँ पर मनुष्य की बस्तियाँ भी, आपको दिख रहा हो कि मनुष्य की बस्तियाँ भी हैं,
मनुष्य यहाँ रह सकते हैं, विभिन्न तरह के जीव जंतु भी यहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों की संख्या भी यहाँ रहते हैं। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य एक साथ यहाँ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए इसको संक्रामक या ट्रांजिशनल एरिया कहा जाता है। हाँ, यहाँ मानव बस्ती देख जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है। इस तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है बायोस्फीयर के माध्यम से, कि कोर इलाका में जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधों की विविधता है, उसको किसी तरह से डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए यहाँ कोर एरिया में किसी प्रकार का प्रवेश निषेध होता है। ओके, तो बाकी के सेक्टर्स ये सब हैं जो एक तरह से कोर एरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करता है चारों तरफ से। तो हम लोग देख पाए कि ये बायोस्फीयर से कैसे जीवों की रक्षा होती है। देख सकते हैं ट्रांजिशन एरिया में मानव तथा जीव बस्तियां होती है, शिक्षा, पर्यटन, अनुसंधान सारी क्रियाएं होती है। इसके बाद आते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और यहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु का संरक्षण होता है। उसी तरह से वाइल्ड सेंचुरीज क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा इसका देख रेख या निगरानी होती है। यहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के जीव का संरक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो जीव हैं या पेड़ पौधे उसको खत्म या मार दिया जाता है, बल्कि उसको रखते हुए एक विशेष जाति के जीव के लिए संरक्षण एरिया बनाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड सेंचुरीज। ये राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं जल्दापाड़ा में एक गैंडा यानी रिनो की तरह से संरक्षण की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि इसके पेड़ पौधे को काट कर हटा दिया गया। तो जल्दापाड़ा में इस तरह के गैंडा के संरक्षण का केंद्र है। ऐसे और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पर जीवों की एक विशेष प्रकार के प्रजाति या जीवों या पंछियों की संरक्षण की जाती है। ये इम्पोर्टेंट कुछ है जिसको आपको देख लेना है। इसके अतिरिक्त बाकी के आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। बोटानिकल जू गार्डन समझ रहे हैं, पेड़ पौधों की जू समझ रहे हैं, जीव जंतुओं की रक्षण के लिए सीड, पोलन और बैंक, यानी सीड को, पोलन ग्रेन को सुरक्षित रखने का बैंक, ये सेक्टर होते हैं। इन सभी चीज़ों का संरक्षण भी ज़रूरत है, कारण ऐसे भी सीड होते हैं जिनका वंश खत्म होने वाला है। तो ऐसे पेड़ पौधों को बचाने के लिए पोलन को रख करके नए प्रजाति उत्पन्न करने के लिए भविष्य में इसको संरक्षण किया जाता है। जीन बैंक भी होते हैं, टिश्यू कल्चर बैंक भी होते हैं। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है मानव द्वारा जीव को बचाए रखने के लिए, जैविक विविधता को ठीक रूप से चलने के लिए। इसके बाद फिर एक नया विषय लेकर के आते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। बाढ़ कब है?